नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम एमका के बारे में और जानेंगे इस वक्त प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है। और दूसरी ओर हम ये भी जानेंगे कि क्या भारतीय वायुसेना को विदेशों से किसी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को मजबूरन एक्वायर करना पड़ सकता है। अगर इसका उत्तर हाँ है तो वे कौन से एयरक्राफ्ट है जिनकी तरफ हम देख सकते हैं। पहले बात करते हैं हमारी स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एमका के बारे में। तो दोस्तों, खबरें ये आ रही है कि एमका का कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इसी साल के मध्य में यानी आने वाले 2 महीने बाद होने वाले भारतीय आम चुनाव यानी लोकसभा इलेक्शन के बाद इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दी जाएगी और इसके लिए अलग से फंड्स भी आवंटित किए जाएंगे, जिसका इंतजाम मई में आने वाले असली बजट पे किया जाएगा। कहा जा रहा है कि एमका प्रोजेक्ट की लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए होने वाली है, जिसके लिए सरकार ने अभी से फंड्स रेडी करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा इसी साल एक और बड़े स्वदेशी फाइटर प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए टेडबीएफ यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोजेक्ट को भी अप्रूवल दिया जाएगा, जो इस साल के आखिर में मिल सकने की संभावनाएं जताई जा रही है। और इस प्रोजेक्ट की लागत भी 14,000 करोड़ रुपए के आसपास होने वाली है। अब ये दोनों प्रोजेक्ट की अहमियत भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए कितनी है, ये जरूर हमको आप सभी को समझाने की जरूरत नहीं है। खबरें तो ये भी आ रही है कि वायुसेना पहले अपने आप को नौसेना की टेडबीएफ फाइटर प्रोजेक्ट से दूर रखने के बाद भी इसे लेकर अंदर ही अंदर इंटरेस्टेड है और वायुसेना की तरफ से एडीए और डीआरडीओ को ये कह दिया गया है कि नौसेना की सर्विस में आ जाने के बाद टेडबीएफ के परफॉर्मेंस को देखते हुए वायुसेना इसके एयरफोर्स वर्जन ओरका यानी ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वेरिएंट पर विचार कर सकती है, जिसका ऑफर एडीए और डीआरडीओ ने पहले ही वायुसेना को दे रखी है। टेडबीएफ फाइटर प्रोजेक्ट इस वक्त प्रीलिमिनरी डिजाइन पेज कंप्लीट कर चुकी है और इसके डिजाइन पे थोड़ा और रिसर्च और नौसेना से इसके डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस को वेरीफाई करवा जा रहा है, ताकि अगर कुछ परिवर्तन करना पड़े तो वो किया जा सके। उसके बाद इसके डिजाइन को फ्रीज कर दिया जाएगा। अब अगर एमका की बात की जाए तो इसकी डिजाइन पहले ही फ्रीज कर दी गई है और ये अब सिर्फ सीसीएस के अप्रूवल और फंड्स के इंतजार में है। और पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया सर के बयान के अनुसार सीसीएस अप्रूवल मिलने के 4.5 साल के अंदर एमका के पहली प्रोटोटाइप की पहली उड़ान को संपन्न किया जाएगा और सीसीएस अप्रूवल मिलने के 10 वर्षों के अंदर इसे इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी आईओसी दे दी जाएगी, जिसके बाद ये वायुसेना में पूरी तरीके से शामिल कर लिए जाएंगे। यानी कि इस वर्ष से लेकर आने वाले 10 वर्ष भारतीय वायुसेना और हमारे स्वदेशी एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण दशक होने वाले हैं और इसी दशक में ये निर्णय हो जाएंगे कि हमारी स्वदेशी एरोस्पेस इंडस्ट्री और हमारी वायुसेना की ताकत किस ओर जा रही है। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल भी उठ रही है, वो है क्या हमें इस 10 वर्षों के दौरान मौजूदा फाइटर एयरक्राफ्ट से काम चला पाएंगे। क्योंकि हाल ही में ये खबर आई थी कि पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान चीन से J-31 या फिर कहिए FC-31 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को एक्वायर करने जा रही है, जिसके लिए प्राथमिक वार्तालाप और ग्राउंड चीन के साथ लंबे बातचीत के बाद फाइनल कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सोर्सेज से ये खबरें आ रही है कि चीनी वायुसेना के पास इस वक्त करीब 150 से ज्यादा J-25 जनरेशन स्टेल्थ फाइटर मौजूद है। अब भारत के दोनों दुश्मन पड़ोसियों के हाथों में भारी मात्रा में 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर आ रही है और वही भारतीय वायुसेना अभी भी किसी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर से लैस नहीं है और नहीं आने वाले कुछ सालों में कोई 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हमारे बेड़े में दिखेंगे। हमारे खुद के स्वदेशी एमका अभी कोसों दूर है हकीकत बनने में। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पड़ोस में इतने संख्या में 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर आने के बाद हम कैसे इनको मुकाबला करेंगे। भले ही चीनी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स की क्वालिटी और इनके स्टील्थ कैपेबिलिटीज पर सवाल रहे, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि J-20 और J-31 दोनों ही चीन के बनाए हुए या फिर चीन के बेड़े में शामिल किसी भी फाइटर्स के मुकाबले ज्यादा ताकतवर और स्टेल्थी है, जो हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। तो अब भारत को क्या एक विदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की तरफ देखनी चाहिए? और अगर हम विदेशों से किसी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को लेने का निर्णय ले भी लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? देखिए, इस वक्त हमारे हाथों में सिर्फ 3 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के ऑप्शंस हैं। इसमें पहला है अमेरिकी F-35 लाइटनिंग।
हालांकि रूस से इस 400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका की तरफ से हमें ये विमान न ऑफर किए जाने की संभावनाएं ज्यादा दिखती है और इसके अलावा इसके सेंसर्स और सॉफ्टवेयर हमारे मौजूदा रूसी फ्रांसीसी विमानों के साथ तालमेल नहीं बना सकता है। इसके लिए ये ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है रूसी Su-57, जिसकी स्टील्थ कैपेबिलिटी पे शक जरूर है, लेकिन हाल ही में ये अपने असली 175 किलोन्यूटन के आइटम 30 या फिर कहिए AL-51F1 जेट इंजन से लैस हो चुका है और रूस की तरफ से ये क्लियर कर दी गई है कि आने वाले सभी Su-57 यही इंजन के साथ में आएंगे, जो इसके स्टेल्थीनेस और पावर को और मजबूत करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भारत अगर ये विमान लेना चाहे भी तो इसके लिए होने वाले डील के पेमेंट को कंप्लीट करना इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि रूस पर अमेरिका और यूरोप की तरफ से बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं यूक्रेन युद्ध के बाद, जिसके चलते हमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पेमेंट करने में भी दिक्कतें आ रही है और ऊपर से अगर हम Su-57 की डील कर तो ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तीसरा और आखिरी ऑप्शन है दक्षिण कोरियाई 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर KF-21 बोरा में। ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है और यहाँ पर हमें पहले दोनों ऑप्शंस की तरह किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और भारत जैसे कस्टमर को दक्षिण कोरिया बड़ी खुशी से अपने ये विमान बेच भी देगा। आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि कोरियाई 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर KF-21 बोरा में अब कुछ ही महीनों के अंदर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यानी कि अपने पहले चरण के प्रोडक्शन की तरफ अग्रसर होने वाली है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए। इसीलिए इस विमान को हम बहुत जल्द और बड़ी आसानी से बिना कोई बाधा के हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम रूस के Su-75 को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। जब ये असलियत में सामने आएंगे तब इस पर कुछ चर्चाएं हम कर सकेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शंस इस वक्त हमारी जरूरत नहीं है और न ही वायुसेना अभी तक इस तरफ दिलचस्पी दिखाई है। बेशक पड़ोसियों के हाथों में हमसे पहले 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर आ सकती है, लेकिन इस वक्त जरूरत है एक ऐसे विमान की जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स और 4th जनरेशन फाइटर्स के बीच में एक बैलेंस बनाकर चले और जिसके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स को चैलेंज करने की क्षमता हो। और इस वक्त ऐसा सिर्फ एक ही फाइटर है, जो है फ्रांसीसी डसॉल्ट राफेल। जी हाँ दोस्तों, हमें सिर्फ जरूरत है जल्द से जल्द 100 से ज्यादा राफेल विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने की, क्योंकि इस विमान में वो काबिलियत है कि वो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को चैलेंज कर सके। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स और कुछ पूर्व वायुसेना अधिकारियों का भी मानना है। अब यहाँ पर ये भी गौर करने वाली बात है कि मई महीने में भारतीय नौसेना के लिए राफेल मरीन फाइटर के डील के साइन होने की खबरें आई थी कुछ दिन पहले। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उसी दौरान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट के माध्यम से वायुसेना के लिए भी 100 से ज्यादा राफेल के डील पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ये सब अभी कयास और अटकलें हैं। अब सरकार के सामने चुनौती ये है कि कैसे वो एक साथ स्वदेशी का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, नौसेना के TBF और वायुसेना के लिए 100 से ज्यादा राफेल विमानों को खरीदने के फंड्स इकट्ठे करेंगे। ये अभी से सरकार को सोचने होंगे, क्योंकि हमारी देश की हवाई सुरक्षा से हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। चाहे उसके लिए हमें कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी रोकना पड़े, तो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि देश है तो ही डेवलपमेंट होगा। उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक ये 3 बड़े निर्णय सरकार की तरफ से ले लिए जाएंगे, जो हमारी वायुसेना और नौसेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगी। आज बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।